हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इंग्लिश की कुछ लाइनें बताना चाहूँगी जो कि मुझे तो मोटिवेट करती ही हैं, साथ ही आपको भी मोटिवेट करेंगी। ओके, तो सक्सेस एंड एक्सक्यूज ऑलवेज टॉक टुगेदर। सक्सेस एंड एक्सक्यूज ऑलवेज टॉक टुगेदर। इफ़ यू वांट एक्सक्यूज, do not get their success, and if you want success so do not get their excuse। इसका मतलब ये है कि सक्सेस एंड एक्सक्यूज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपनी लाइफ में एक्सक्यूज देते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप एक्सक्यूज ना दें। ओके, तो टुडे आवर टॉपिक विल बी डिस्कस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब कि गैसों का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि वायुमंडल जो है या वायुमंडल जो है, ठीक है, वो क्या है? गैसों का मिश्रण है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी प्रकार की गैसें होती हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि हमारे वायुमंडल में N2 गैस होती है, O2 गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है ना, CO2 गैस होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, एंड वाटर वेपर्स मतलब कि वाष्पशील गैसें भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे रेस्पिरेशन के लिए केवल दो ही गैसों का यूज किया जाता है, जो कि है ऑक्सीजन और दूसरी है क्या? CO2, जो कि हमारे रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य रोल अदा करती हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? श्वसन गैस या रेस्पिरेटरी गैस कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है। ठीक है, वायु या रक्त में जो भी एक अकेली गैस का दाब होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। वो क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर कहलाता है। वायु में या हमारे ब्लड में एक अकेली गैस का जो दाब होगा, जिस भी गैस का दाब होगा उसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि गैसों के डिफ्यूजन मतलब कि विसरण में, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। ठीक है, विसरण मतलब कि फैलना। ठीक है, तो यहाँ पे गैसों के विसरण में मेनली जो है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट का यूज होता है, पार्शियल प्रेशर सब्सटेंस का यूज किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही गैसों का जो है क्या होता है? यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है? डिफ्यूजन जो है एक पैसिव प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो कि एक पतले मेम्ब्रेन के द्वारा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। डिफ्यूजन एक कैसी प्रक्रिया है? डिफ्यूजन एक पैसिव प्रक्रिया है जो कि एक पतले मेम्ब्रेन के द्वारा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बनाया हुआ है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का बनाया हुआ है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बनाया हुआ है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसका स्थानांतरण कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड उसका स्थानांतरण कैसे होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है? 159 mm ऑफ Hg। ठीक है, लंग्स एल्विलाई का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है? 104 mm। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है? 95 mm। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना होता है? 40 mm। टिश्यू का होता है 40 mm एंड सेल का होता है 20 mm। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका स्थानांतरण कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो कहाँ जाती है? हमारी लंग्स एल्वुलाई में जाती है। लंग्स एल्वुलाई से यह
जो एयर है वो कहाँ चली जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से यह एयर प्यूरिफिकेशन के बाद कहाँ चली जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यह ऑक्सीजन हमारे टिश्यू में चली जाती है। ओके, इस प्रकार जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का जो है स्थानांतरण होता है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेल या टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, हमारी जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन जो है कहाँ पे जाएगी, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये कहाँ जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये डीऑक्सीजनेटेड हो गई, मतलब कि यहाँ पे अब CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, लंग्स एल्विलाई में जाएगी, और लंग्स एल्विलाई से ये कहाँ चली जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और बाहर हो जाएगी। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे इसी प्रोसेस में क्या होता है, जो है 38 ATP या 673 किलो कैलोरी जो है एनर्जी जो है यहाँ पे निकलती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये वाला सूत्र बताया था कि C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, प्लस जल के 12 अणु निकल रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, जो कि कितनी है, 38 ATP या 673 किलो कैलोरी है। अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में जो है कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में जो है गैसों का जो एक्सचेंज है वो दो चीज़ों में होता है, पहला है लंग्स एल्वुलाई और दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दो ही चीज़ों में जो है ब्लड का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, लंग्स एल्वुलाई से कहाँ जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब CO2 प्रेजेंट हो गई, तो यह CO2 कहाँ चली जाएगी, लंग्स एल्वुलाई में चली जाएगी। इस प्रकार क्या होता है कि गैसों के जो गैस है जो कि O2 है ना, को लंग्स में आने के लिए 3 बैरियर से डिफ्यूज होना पड़ता है। मतलब कि 3 प्रकार के बैरियर जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला बैरियर है एल्वुलर एपिथेलियम, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरा बैरियर है एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी के साथ एक और होती है मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि ब्लड कैपिलरीज की होती है। और तीसरा बैरियर है एंडोथीलियम। ठीक है, अब आगे मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है उसकी टोटल थिकनेस कितनी होती है, 1 mm, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन गैस के लिए लंग्स एल्वुलाई से ब्लड में डिफ्यूज होने के समय बैरियर की संख्या जो कितनी होती है, वो 3 होती है। जब लंग्स एल्वुलाई से ब्लड में ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होती है तो बैरियर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, 3 होती है, जो कि यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, जो कि ये है, पहला है एल्वुलर एपिथेलियम, दूसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा है एंडोथीलियम। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्यूलर बैरियर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसमें क्या क्या होते हैं, एल्वुलर एपिथेलियम होता है और दूसरी होती है एंडोथीलियम। ठीक है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इंक्लूड नहीं होती है। सेलुलर बैरियर में जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होती है, जबकि लंग्स एल्वुलाई से ऑक्सीजन को आने में जो है 3 बैरियर का यूज होता है। ये आपको याद रखना होगा कि लंग्स एल्वुलाई से ऑक्सीजन को आने में 3 बैरियर का यूज होता है, जो कि एल्वुलर एपिथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एंडोथीलियम है। बट सेलुलर बैरियर की संख्या ओनली कितनी होती है, 2 होती है, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इंक्लूडेड नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो है बैरियर्स को दिखाया है डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम के थ्रू बैरियर्स बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे आगे। तो ये हो गया हमारा एल्वियोलाई, ये हो गया हमारा ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, एल्वियोलर
एपिथेलियम। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये वाला जो ब्लड में जो पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, एंडोथीलियम, जो कि कौन सी है, सेलुलर एंडोथीलियम है। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें एंड मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।